3 लाख करोड़ के आसपास हमारी गवर्नमेंट ने अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट किया नहीं, ये तो अलग बात होगी। कि आने वाले टाइम में अडानी जी के लिए सिचुएशन गंभीर होंगी या वो आने वाले टाइम में और ज्यादा अपनी ग्रोथ को दे सकते हैं। देखिए, ग्रोथ की बात जहाँ तक है, तो नवंबर दिसंबर ये बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि बस खत्म हो गया, अब 2026 शुरू होने वाला। नवंबर दिसंबर बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में भारत के लिए समय खराब रह सकता है? नहीं, समय खराब किसी के मतलब फोर्स से तो नहीं होगा। सोना एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी, एक ये बहुत बड़ी साजिश दिखता है सोने का जो ये भाव बढ़ रहा है। अच्छा, जहाँ जो सिल्वर 70-80 हज़ार रुपए किलो की मिलती थी, आज वो 1.5 लाख से ऊपर चली गई। तो आपको नहीं लगता कि सच में ही इन महंगे ऑर्नामेंट्स की और इतने मेटल्स की इनकी डिमांड बढ़ रही है हमारे मार्केट में? नहीं, देखिए, वैसे तो मतलब जिसको मार्केट ही बोलते हैं, उससे रिलेटेड कोई बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा भी सामने आ सकता है, बहुत बड़ा स्कैम। हर कोई कह रहा है एसआईपी करो, एसआईपी करो, हर महीने एसआईपी करो। देखिए, रामायण से जुड़े हुए एक पात्र की सगी पीढ़ी मैं उनसे मिलने वाला हूँ। अच्छा। पाकिस्तान और चाइना, या ब्रैकेट में पाकिस्तान प्लस चाइना, ये हमारे लिए आने वाले समय में समस्या करने वाला है। तो आपको क्या लगता है सुशील जी कि आने वाला टाइम या भविष्य हम कह सकते हैं भारत के लिए कैसा होगा? मैं इसे कह सकता हूँ कि अभी एक हम सेंसिटिव फेज में चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आज के इस पावर पैक शो में, जहां हम बात करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे जो आपकी जिंदगी को बदलते हैं। तो इसी क्रम में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो आपकी किस्मत लिखते हैं। हाँ, मैं बात करने वाला हूं 2025 के साल के उन 2 महीनों के जिसमें आप अपनी किस्मत लिखते हैं। तो इसी क्रम में ये 2 महीने कैसे बीतेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसी शख्सियत जिनको नाम की शायद ही जरूरत हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुशील जी की, जिनसे हम जानेंगे कि ये आने वाले 2 महीने आपके कैसे हो सकते हैं, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या कुछ आप इस 2 महीने में उतार चढ़ाव देखोगे। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं और लास्ट तक इस पॉडकास्ट में रुके रहना, क्योंकि सर से हम कुछ ऐसी भी टिप्स लेंगे जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो बिना देर किए चलो शुरू करते हैं। तो सुशील जी, आपका स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो सुशील जी, सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है वो ये है कि आपने देखा होगा कि अभी बिहार चुनाव चल रहे हैं और आने वाली 6 और 11 तारीख को इस पे मतदान होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव के बाद भारत की राजनीति में क्या कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है? बहुत आपका जबरदस्त सवाल है। अ, बिहार जो इलेक्शन होगा, वैसे तो सारे इलेक्शन जो बीच बीच में होते रहते हैं, तो एक आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये लिटमस टेस्ट होगा, इससे ये होगा, उससे होगा। लेकिन जो भारतीय राजनीति की स्थिति है, हालांकि हमको राजनीति से क्या मतलब, मैं प्लेनेटरी पोजीशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये चुनाव जो भारत की दशा दिशा है उसको पूरी तरह से बदलने बदलने जा रहा है। अच्छा। और ये जो 2026 जब शुरू होगा, तो 2025 में उसके ग्लिम्पसेस आपको दिख जाएंगे, उसकी झलक पूरी दिख जाएगी कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा होने जा रहा है। तो ये चुनाव, जैसा कि हम मंगल की दशा में हैं, ये चुनाव खुद भी चुनाव होने तक और चुनाव की बात तक, मतलब चुनाव से शुरुआत तक और चुनाव के शुरुआत के बाद तक, ये इसमें बड़ा हेर फेर और ये कह सकते हैं आंदोलन, उपद्रव, ये सारी चीजें मुझे दिखती हैं। और चुनाव के बाद का जो पॉलिटिकल स्थितियां होंगी, वो मतलब कुछ नेताओं के लिए और वो नेपथ्य में चले जाएंगे, बैकग्राउंड मतलब बैकड्रॉप उसमें चले जाएंगे, पूरा उनका कोई वो नहीं रह जाएगा। और बिहार में मतलब एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। और लेकिन पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रहा है, जबरदस्त बदलाव लाने जा रहा है अच्छा, बिहार का चुनाव। तो क्या इसकी वजह से हम कोई सेंट्रल लेवल पे भी उतार चढ़ाव देख सकते हैं फिर? हाँ, सेंट्रल लेवल पर इसकी वजह से, देखिए, सेंट्रल लेवल पर उतार चढ़ाव का मैं
सबसे पहले बोलने वाला मैं ही हूँ। अब लोग बोलने लगे, वो लोग भी बोलने लगे जो ये कहते थे कि 2030 तक चलेगी मोदी जी की सरकार। मैंने ये पहले ही कह दिया था कि मतलब कार्यकाल एज ए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का पूरा नहीं होगा, 29 तक नहीं रहेंगे। तो उसमें ये चीज ऐड ऑन होगी ये, और इसके साथ साथ आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और कुछ पॉलिटिशियंस हैं जैसे जो एक गुट के माने जाते हैं और कुछ दूसरे गुट के, तो भाजपा के अंदर एक टसल रहेगी। अच्छा। ये दो, अभी अभी आपको कुछ शांति दिख रही है, बिल्कुल। लेकिन जो शांति है वो शांति दिखने में है। अभी यूपी में कुछ बदलाव चल रहा था, वहां भी कुछ सीज फायर वहां होता रहता है, तो ऐसा लग रहा था वहां कुछ मतलब कोशिश हो रही है। लेकिन यूपी के बारे में भी मैंने कह दिया था कि योगी आदित्यनाथ का मतलब थोड़ा बहुत समय इधर उधर हो सकता है, पर वो कुर्सी पर विद्यमान रहेंगे। तो बिहार विधानसभा के चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी असर डालेंगे, और देश की राजनीति में 2 महीने मतलब नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर खत्म हो गया, आज 31 है, तो नवंबर दिसंबर ये बहुत कुछ, ऐसा नहीं कि बस खत्म हो गया, अब 2026 शुरू होने वाला। नवंबर दिसंबर बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। अच्छा, तो सुशील जी एक चीज और बताओ कि जैसा अभी इस साल हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ना 75 साल की एज पूरी कर ली है, तो जो आने वाले नवंबर दिसंबर है, क्या कुछ ऐसी प्लेनेटरी मूवमेंट्स बन रही हैं कि इस एज में उनको कुछ हेल्थ इश्यूज या कुछ अदर इश्यूज उनको देखने को मिल सकते हैं? बहुत पहले मैंने कहा था कि नवंबर दिसंबर में छोटी मोटी, मतलब उसको छोटी मोटी कह सकते हैं, बड़ी कह, एक कोई समस्या दिखती है थोड़ी बहुत प्रधानमंत्री जी के साथ, हेल्थ इशू कह सकते हैं किसी तरह का, और उनको बहुत मतलब ध्यान देना पड़ेगा, अपना हर तरह से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो सुशील जी एक चीज और बताओ कि अभी हमें ना एक चीज देख रहे हैं ओपोजिशन में, जिसको हम इंडियन ब्लॉक बोलते हैं, कि वहां पे है ना मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है पार्टियों में। कोई कहता है कि हम इतनी पर्टिकुलर सीट्स पे लड़ेंगे, फिर कांग्रेस कहती है नहीं इतने पे नहीं लड़े। तो आने वाले 2 महीनों में क्या हम इनके बीच में टेंशन देख सकते हैं? नहीं, इनके बीच में टेंशन हैं, और टेंशन पहले भी थी, आगे भी रहेंगी। अच्छा, ठीक। मतलब अपोजिशन को मैं अभी कम से कम आने वाले 1-1.5 साल तक पूरी तरह से यूनाइटेड नहीं दिखता हूँ। जैसे कि उस समय अरविंद केजरीवाल अलग थलग अपने को कर लिए थे, तो उसी तरह कोई ना कोई ऐसा रहेगा कि अपने को अलग थलग करता रहेगा। दरअसल दिक्कत यहाँ पे नहीं है, दिक्कत है जो इंडस्ट्रियलिस्ट का है, और जो बाहरी इम्पैक्ट है वो ज्यादा मैटर करेगा इन अच्छा, नवंबर दिसंबर में। ठीक है। तो अब आपने भारी और इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करी, तो सुशील जी एक चीज बताओ, हम एक चीज इंडिया में देख रहे हैं कि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो अडानी की कंपनी को दिए जा रहे हैं, ठीक है। और हमें पता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को देने का ना एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि बस सोचा और हमने उसको प्रोजेक्ट दे दिया। तो इसी पे ओपोजिशन है ना, अडानी ग्रुप पे कहते हैं कि यही इंडिया को चला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में अडानी जी के लिए सिचुएशन गंभीर होंगी, या वो आने वाले टाइम में और ज्यादा अपनी ग्रोथ को देख सकते हैं? देखिए, ग्रोथ की बात जहां तक है, ग्रोथ कर सकते हैं, हम्म। लेकिन मैं अपनी भविष्यवाणियों पे स्थिर रहने वाला हूँ। गलत हो जाए तो गलत हो जाए, उसमें देखिए वो कहा गया है ना कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्यात। तो लेकिन अडानी जी का ओवरऑल में जैसे लास्ट तक वो इस पोजीशन पर नहीं रहेंगे। अच्छा। कुछ इस तरह होगा कि वो उनका एक डाउनफॉल होगा। तो सुशील जी एक चीज बताओ, अभी है ना एक हफ्ते पहले ही हमने देखा कि जो ओपोजिशन पार्टी है राहुल गांधी ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे अडानी के ग्रुप पे। और ये वॉशिंगटन टाइम्स की न्यूज ने भी छापा था कि 3 लाख करोड़ के आसपास हमारी गवर्नमेंट ने अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट किया, और बाद में ये खबर निकली झूठी। तो आपको क्या लगता है कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो सकता है, कि गवर्नमेंट इनको फेवर कर रही है या ये सब झूठ है? नहीं, ये तो अलग बात होगी गवर्नमेंट फेवर कर रही है कि नहीं, लेकिन अडानी जी को स्पष्ट रूप से बाहर से अ, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हम्म। सरकार अगर सपोर्ट करेगी तब भी।
पूरा सपोर्ट करे, कितना भी करेगी, हम्म। तब भी इनको ये दिखेगा। क्योंकि और साथ साथ जैसे मान लीजिए बाहर का अगर हम अमेरिका कहते भी हैं, तो अमेरिका का भी भाग्य बड़ा खराब, अच्छा। उसकी कुंडली बहुत खराब, ये भी मैं बता ही चुका हूँ भाई, कई बार बताया हूँ। और अभी मुझे जहां तक याद है 10 दिनों के भीतर की खबर है कि वहां पे एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। बिल्कुल 70 सा- लाख लोग। मतलब मेन मेन जो स्टेट्स हैं उनका तो एक पूरी की पूरी भीड़ की फोटो दिखाई गई थी। मतलब उनको, मतलब अमेरिका को भी, अ, अमेरिका के अंदर, अमेरिका को, अमेरिका के रह रहे एनआरआईज को और डोनाल्ड ट्रंप को, सबका समय ठीक नहीं। अच्छा, तो अगर हम बाहर की बात कर रहे हो तो हमने देखा हुआ कि ट्रम्प है ना हमारे इंडिया के अंग्रेज ना बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। और वहाँ की कंपनीज क्या है कि हमारी जितने भी बड़ी कंपनीज है उनको टारगेट करते हैं, चाहे हम अडानी की बात करें चाहे अंबानी की बात करें। तो आपको ये नहीं लगता कि जो अमेरिका का एजेंडा है कि इंडिया ग्रोथ कर रही है, इंडिया की एक पर्टिकुलर जीडीपी 6% से ऊपर चल रही है, हम इंडिया को किसी तरह नीचे लेके जाएं, तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में भारत के लिए समय खराब रह सकता है? नहीं, समय खराब किसी के मतलब फोर्स से तो नहीं होगा, हम्म। जैसे अमेरिका के प्रेशर से नहीं होगा। जो ग्रह है मंगल की दशा में भारत आ चुका है, हम्म। और स्वतंत्र भारत की हम्म। कुंडली में दूसरे घर में मंगल बैठ के हमारी आर्थिक स्थिति को डगमगाएगा। हम्म। जैसे आप सोना चांदी को देखिए, सोना चांदी ग्लोबल है लेकिन इंडिया में इसका ज्यादा असर है। हम्म। ये कुछ फ्लक्चुएट करेगा, जो मैं अपने सारे दर्शकों को पहले भी बताया था कि सोना चांदी के इससे दूर रहिए। बढ़ जाएगा तो ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा आपको ये होगा कि हम नहीं ले पाए, लेकिन अगर आप नुकसान में चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये सोना चांदी, सोना एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी, एक ये बहुत बड़ी साजिश दिखता है सोने का जो ये भाव बढ़ रहा है। अच्छा, हम्म। तो सर एक चीज और बताओ, जैसे अभी आपने सोने की ही बात करी तो मैं ये कह रहा हूँ कि चलो सोना तो अपना रेट बढ़ा रहा है, आपने एक चीज देखोगे एकदम से पिछले कुछ महीनों में या कुछ साल में आपने देखा होगा सिल्वर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रही है। जहां जो सिल्वर 70-80 हजार रुपए किलो की मिलती थी आज वो 1.5 लाख से ऊपर चली गई है। तो आपको नहीं लगता कि सच में ही इन महंगे ऑर्नामेंट्स की और इतने मेटल्स की इनकी डिमांड बढ़ रही है हमारे मार्केट में? नहीं देखिए, वैसे तो अगर उस तरह देखा जाए हम्म। तो सिल्वर का यूज होता है बहुत जगह पे, बिल्कुल। लेकिन ये यूज तो पहले भी था। बिल्कुल। जो एक तर्क देते हैं कि सिल्वर का इसमें इस्तेमाल हो रहा हम्म। है, उसमें उसमें प्रयोग हो रहा है, कॉपर का बढ़ रहा हम्म। है। जैसे ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, हम्म। तो उसमें कॉपर तो है लेकिन सिल्वर तो कहीं नहीं है। हम्म। तो ये सिल्वर, मतलब ये समझिए कि ये सूर्य चंद्रमा का खेल है। हम्म। लोग जो गोल्ड को देखते हैं वो बृहस्पति वगैरह से हम्म। देखते हैं, कुछ लोग शुक्र से, लेकिन बृहस्पति मूलतः सूर्य है, थोड़ा सा गोल्ड जो है सूर्य है, हम्म। उसमें थोड़ा सा बृहस्पति का अंश भरा है। तो ये सूर्य चंद्रमा के अ, गोचर पर है, सूर्य चंद्रमा की स्थितियों पर है, और 14 से 17 के बीच में इनके परिवर्तन आते हैं। तो जैसे आज हो रहा है 31, हम्म। तो जो नवंबर का जो 15-16 तक की के बाद की स्थितियां और इसमें पजल्ट कर देंगी लोगों को, किम कर्तव्य विमूढ़ कर देंगी कि अरे ये क्या हो रहा है। तो सोना चांदी में हाथ डालने से लोगों के हाथ जल सकते हैं, अच्छा, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। ठीक है। तो एक चीज बताइए, जिस हिसाब से वर्ल्ड में टेंशन्स बढ़ रही हैं, तो आपको क्या लगता है, आप हमारी ऑडियंस को आज एक चीज प्रेडिक्ट कर दो कि दिसंबर एंड तक सोने की कीमत कितने आसमान छू सकती है? नहीं, मैं इस तरह का प्रोडिक्शन करने का कोई वो भी नहीं है। तात्पर्य नहीं है। नहीं, तात्पर्य नहीं, कोई हमारे ज्योतिष ग्रंथों में इसका वो नहीं है कि कितना हो जाएगा, लेकिन इतना है कि सोना ऊपर नीचे, सोने को बहुत जगह पीला बोला गया है, ऐसा लोग कहते हैं कुछ पीला दे दीजिए। तो ये सोना चांदी एक टेंशन क्रिएट करेगा। और इसके अलावा ये सोना चांदी तो एक बात हो गई, हमारा जो दूसरा मुद्दा है पाकिस्तान और चाइना, या ब्रैकेट में पाकिस्तान प्लस चाइना, ये हमारे लिए आने वाले समय में समस्या करने वाले हैं। नवंबर दिसंबर में हो सकता है, उसके आगे बढ़ेगा भी। ठीक है।
जैसे भविष्य मालिका है, हम्म, भविष्य मालिका पर कुछ लोग अपना रोजी रोटी का धंधा बना लिए हैं हम्म, और उस पर वो लोग खूब कमा रहे हैं डर डर बना के। तो मेरा ये कहना है कि भविष्य मालिका उस स्तर तक तो नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। हम्म, भविष्य मालिका में स्पष्ट उल्लेख है कि अमेरिका, चीन सहित 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। तो ये संभव है आने वाले, अब से लेके आने वाले 2-3 सालों तक, 28 तक अच्छा, वो प्रयास करेंगे। वो ये घटना संभव है, इसीलिए सारी चीजों को सेट असाइड करते हुए पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को इस खतरे के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पाकिस्तान मतलब कुछ नहीं, पाकिस्तान मतलब पूरी तरह से अमेरिका है। और अगर आप रिसर्चेज में जाएंगे तो ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था, उसमें साफ साफ दिखा कि चाइना लड़ाई लड़ रहा था। तो अब पाकिस्तान की बात आई गई है, तो सुशील जी मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए कैसा है? क्या जिस हिसाब से उनकी इकोनॉमी और उनकी राजनीति दोनों कोलैप्स हो चुकी हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले 2-3 महीनों में वहां पे आर्मी का रूल आ सकता है? देखिए, आर्मी रूल पाकिस्तान की, ऐसा जो मैं इस कार्यक्रम के पहले कुंडली तो नहीं देखा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की भी कुंडली है। अच्छा। क्योंकि भारत की कुंडली है इसलिए पाकिस्तान की हम्म, कुंडली है। तो पाकिस्तान की कुंडली में आ, आर्मी रूल वैसे भी है, आर्मी रूल वैसे भी चल रहा है, पर वो इतनी जल्दी बर्बाद नहीं होता। देखिए, हम ज्योतिषी हैं, हम आ, ज्योतिषी लोग आम जनता की परसेप्शन पे नहीं चल सकते, बिल्कुल। उसको संभालने वाले लोग हैं। वो गिरेगा तो लोग उठा लेंगे उसको, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको राजा बना दें, पर उसे गिरने नहीं देंगे। जो बाहरी ताकतें हैं उसको हमेशा सपोर्ट करेंगी अभी। और ये सिलसिला 2028 तक चलेगा। कुछ लोग कहते हैं बलूचिस्तान टूट जाएगा, 3 महीने में टूट जाएगा। कुछ लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी, अभी टूट गया। तो ये सब हास्यास्पद है। अगर वो टूटेगा भी तो वो कहीं जाने वाला नहीं है। पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान का जो वास्तविक अंत है वो बहुत बुरा है। अच्छा। हाँ, लास्ट में तो बुरा अंत है, पर अभी उसको संभालने वाले जो हैं वो उसको पूरी तरह से संभालेंगे। मतलब आप समझिए कि एक तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें धक्का देने के लिए लोग लगे हुए हैं। इसमें खेल जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके खेला जा रहा है। अच्छा। जैसे आप समझिए कि ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ये बुद्ध होते हैं, बाकी सरकारें सूर्य होती हैं, और शनि मैकेनिज्म होता है, और ये राहु विदेश का कारक होता है। ठीक है। तो मैं बहुत पहले भी ये कह चुका हूं कि दुनिया के किसी बड़े नेता के लिए साल भर के भीतर समय खराब है। अच्छा। मैं बिल्कुल कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा हूं। तो मतलब अटेम्प्ट हो सकता है किसी नेता पर, और बुरी तरह घायल हो सकता है, या असेसिनेशन हो सकता है। मतलब खत्म हो जाए वो आदमी, इस तरह का भी स्थितियां बन रही हैं। और चूहे बिल्ली की तरह लड़ेंगे देश, बड़े बड़े देश, रशिया है, अमेरिका है। इस समय, या तो इस समय मैं उन चीजों पर जा नहीं रहा हूँ, न्यूज में नहीं देख रहा हूँ क्या चल रहा है, लेकिन ये जैसे पहले चल रहा था वैसे ही ये लड़ाई बढ़ती रहेगी, और ये एक परिणति तक जाएगी। उसको चाहे तीसरा विश्व युद्ध कहें या ना कहें, सबको शामिल होना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। और अगर आप सबसे बुरा भविष्य पूछेंगे मुझसे तो मैं यूरोप का बताऊं। अच्छा। ये मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यूरोप का भविष्य बहुत खराब है। अच्छा, तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है उनकी कुंडलियां हैं। अच्छा। उनकी कुंडलियां हैं, दूसरे उनके जो पॉलिसी है, उनका जो लोकतंत्र है, उस हिसाब से वहां जो इमिग्रेशन हो रहे हैं। और आज जब ये टैरिफ बढ़ा, ये बातें मैं कहा था पहले कि लोगों को आने वाले समय में परेशानी होगी। अब जो भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मेरे मतलब 50 से ज्यादा बाहरी क्लाइंट्स होते हैं। अच्छा। और पहली संख्या होती है यूएस की, फिर यूके और दुबई वगैरह, और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये इतने मेजर है। तो मैं ये कह रहा हूं
कि आने वाले समय में अमेरिका में जो रह रहे हैं इंडियंस हैं, इनके लिए समय ठीक नहीं है, लेकिन जो बहुत पैसे वाले इंडियंस हैं, वो बिल्कुल उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो अमेरिका में रह रहे हैं या अमेरिका में बिज़नेस करेंगे तब भी उनका नुकसान नहीं होगा। तो सुशील जी एक चीज बताओ कि अभी है ना मेरे माइंड में एक बात आई, जैसे आपने बाहर की बात करी, आपने देखा होगा कुछ सालों में हमारे देश में ना माइग्रेशन प्रोसेस बहुत तेजी से जा रहा है। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा लोग दुबई में सेटल हो रहे हैं, यूएसए की तरफ जा रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो आप ये बताओ कि आने वाले टाइम में कि ये देश कुछ बड़ा अनहोनी देख सकते हैं, और क्या हमारे देश के जितने भी युवा हैं उनको यहीं रह के पढ़ाई करनी चाहिए या बाहर जाना सूटेबल है? मैं सजेस्ट करने वाला कौन होता हूँ? आप ये समझ लीजिए कि मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो अपने परिवार मतलब मैं पहले शुरुआत बताता हूँ। लोगों का इतना बड़ा सपना हो गया है विदेश भेजना बच्चे को, और पहल क्या करेगा वो ये बाद में तय करते हैं। पहले अमेरिका चला जाए, यूएस चला जाए, और सॉरी यूके चला जाए, और जर्मनी, और पता नहीं कितने, मैं तो दिन भर, मुझे तो याद हो गए शहरों के नाम विदेश में जितने शहर हैं। तो ये लोग जो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो ये तो अलग कॉन्सेप्ट, सबकी कुंडलियों पर डिपर करता है। पर हाँ, मैं भारत से जो पलायन हो रहा है, इमिग्रेशन बाहर जो लोग जा रहे हैं, इसकी संख्या बहुत बढ़ने वाली है, अच्छा। और ज्यादातर लोग उसमें परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाएंगे कि हम बाहर रह लें, या दुबई, या ये जो हमारा गल्फ कंट्रीज है, यहाँ पर तो आप नागरिकता पा नहीं सकते, लेकिन आप हमेशा रह सकते हैं। तो अपने मकान बनवा सकते हैं, चाहे वो अबू धाबी हो, चाहे दुबई हो, इन जगहों पे। तो ये कंडीशन होने आ रही है। मैं बहुत फिल्म स्टार्स को लोग जानते हैं, मैं बहुत फिल्म स्टार्स को ऐसा जानता हूँ, चूंकि बॉलीवुड से मेरा बहुत ज़्यादा संबंध रहा है, तो वो लोग दुबई में अपना सब कुछ रेडी कर चुके हैं। अच्छा। हाँ, वो मतलब जो 4 सालों का 25, 26, 27, 28 जो बुरा समय कहा जा रहा है, तो उसके हिसाब से यूएस खुद भी रेडी है। मैंने एक रिसर्च पढ़ा था कि वहाँ पे जो यूएस समुद्र के पास के एरियाज हैं, वो सेंटर में आ रहे हैं, जैसे टेक्सास वगैरह के, डलास और टेक्सास जो स्टेट है, और उसके बगल के उन जगहों पर वो बड़ी कंपनियां हैं, वो यहाँ पे ऑफिसेज अपनी बना रही हैं। तो उनको उनको भी लग रहा है कुछ होने वाला है, समथिंग बिगर इज गोइंग टू हैपन इन दीज 4 years, अच्छा। इंक्लूडिंग दिस 2 months ऑफ 2025। तो सर एक चीज बताओ, अभी है ना हमने एक चीज देखी पिछले कुछ टाइम से कि जो जितनी फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो है ना हमारी मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और फटाफट है ना बेच रहे हैं अपनी जितनी भी उन्होंने स्टॉक्स वगैरह परचेसिंग की थी। तो आपके हिसाब से कुछ ऐसे गोचर या कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल हम कह सकते हैं कि चीजें बन रही हैं कि जिस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में अभी 2 महीने में 3 महीने में मार्केट डाउन जा सकती है, तभी वो भाग रहे हैं? 2 महीने के अंदर मार्केट तो डाउन जाएगी ही जाएगी। अच्छा। आज इसमें शुरू हो गया, मतलब कल से नवंबर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। मेरी भविष्यवाणी थी हम्म। कि 19 नवंबर के आसपास के बाद से प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, चाहे वो साल 1.5 साल में ही है, एक शेयर मार्केट से रिलेटेड, मतलब जिसको मार्केट ही बोलते हैं, उससे रिलेटेड कोई बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा भी सामने आ सकता है, स्कैम। बहुत बड़ा स्कैम। अच्छा। जैसे किसी जमाने में हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, उससे बड़ा स्कैम लोग अब आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती। तो कुछ ऐसा हो सकता है जिससे लोग दंग रह जाएं। अच्छा। तो सुशील जी एक चीज और बता दीजिए कि जैसे आजकल हम एक है ना स्टॉक मार्केट में एक नया ट्रेंड देख रहे हैं, हर कोई कह रहा है एसआईपी करो, एसआईपी करो, हर महीने एसआईपी करो। और सब जो पुराने सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट थे जैसे एफडी वगैरह, उनको छोड़ के हर कोई स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहा है। तो जैसा भी आपने बोला जिस हिसाब से कि आने वाले टाइम में इशू हो सकता है, तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी इन्वेस्टर को कि हमें बचना चाहिए और हमारे जो पुराने सेफ इंस्ट्रूमेंट है वहीं पे रहना चाहिए या कैरी ऑन रखना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट? देखिए, अगर राष्ट्र के हिसाब से मैं कहूँ, देश की कुंडली की 15 अगस्त 1947 12 बजे के हिसाब से भारत की कुंडली है, उस हिसाब से कहूँ तो पूरी तरह से बचना चाहिए। दूसरी,
इंडिविजुअल की कुंडली में एक बड़ा सिंपल सा योग होता है, अच्छा। बृहस्पति राहु से संबंधित होता है, वो मैंने खुद निकाला है। तो उससे बताया जा सकता है कि भैया आप इस मार्केट से दूर रहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये करूं कि ना करूं। अच्छा, एक ट्रेंड मैंने और भी देखा, जो लोग बेरोजगार हैं, ना नौकरी है और ना बिजनेस है, तो वो सिर्फ शेयर मार्केट से काम चला रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा काम। दूसरा, ज्यादातर लोगों का ये दिख रहा है, अगर मैं उन कुंडलियों को मापक मानूं, उन कुंडलियों को आइडियल स्टेट मानूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, मतलब बचने की जरूरत है। बचने की जरूरत है। और सेफेस्ट स्टेप एफडी हो गया, या इवन म्यूचुअल फंड में बहुत थोड़ा सा दिमाग लगा के चलाया जा सकता है म्यूचुअल फंड में भी। लेकिन अगर जो हमने अटैक वगैरह की बात की, ये जो 4 साल है, ये जो अटैक वगैरह की बात होगी, तब तो आप वो कागज है, आपके पास पेपर रहेगा सर। बिल्कुल। तो कुछ नकदी और सोना, और इसके बाद ग्रेन, फूड ग्रेन्स, ये सब थोड़ा एक्यूमुलेट रहना चाहिए हमेशा। एक घटना मुझे याद आती है, राव सर की करीबी कुछ लोग थे, वृंदावन गए हुए थे। अच्छा। तो वहाँ एक बड़े मशहूर बाबा हुआ करते थे, मुझे नाम भूल गया, शायद नागरी दास बाबा थे। मुझे नाम, मैं ये भी बताऊं कि मैं आज तक उधर जा भी नहीं पाया। अयोध्या में पैदा हुआ, अयोध्या का उन भगवान का वंशज होने के कारण पता नहीं ऐसे क्या हुआ, कभी तक मैं मथुरा, कल पहली बार, क्योंकि मैं सड़क से आया यहाँ पे, तो बीच में मथुरा पड़ा, लेकिन अभी तक भगवान के दर्शन मेरे से नहीं हुए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इन सारी चीजों में आने वाले समय में बहुत सोच समझ के चलना है, और ये चीजें अपने पास रखे। और जो गोल्ड रिजर्व हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इस एस्ट्रोलॉजी की रिपोर्ट भी है, क्योंकि जो भविष्य मालिका का जो ओरिजिनल क्रैक्स है, जैसे एक लोग और है, पांडा जी, बड़े अच्छे आदमी है। एक तो और है, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बहुत गलत कर रहे हैं, और भविष्य मालिका के नाम पे लोगों को बहुत डरा रहे हैं। उनका नाम मिश्रा जी है, बस मैं इतना कहूंगा, अननेसेसरी डरा रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। दूसरे, वहीं उड़ीसा के ही एक ब्राह्मण है, पांडा जी, हमारी उनसे बात इसलिए नहीं हो पाती कि मैं उनकी भाषा को समझ नहीं पाता और वो मेरी भाषा को नहीं, इंग्लिश पोटेंट है नहीं उनकी, नहीं तो हो जाता। तो वहां पे उड़ीसा में ये अमेरिकन एजेंसीज और लोग ये भविष्यवाणिका का सब क्रक्स निकाल के चले गए हैं। अच्छा। तो उसमें कुछ चीजें बड़ी गजब गजब की हैं, जैसे सैटेलाइट से रिलेटेड चीजें हैं। अच्छा। कि सैटेलाइट बंद हो जाएगा, तो लोगों के लिए अरे ऐसा कैसे होगा वो। लेकिन मैं उस तरह का मानता हूं कि जब हम वैदिक ग्रामीण सभ्यता से, अयोध्या मतलब रामायण एक शहरी सभ्यता, पूरी तरह सिटी है, तो मोहनजोदड़ो एक अलग सभ्यता, तो ग्रामीण से शहरी, शहरी से ग्रामीण में आ सकते हैं। तो हो सकता है, मेरा अपना मानना है कि इस धरती पर जो मानव, अभी अभी एक रिसर्च आई, कोई खोपड़ी मिली है, कई सौ 34 करोड़ वर्ष की, 30 या 30 करोड़ मानव खोपड़ी। तो इस हिसाब से तो 6000 साल पहले जो बताते हैं कि 6000 साल पहले नियंडरथल आए, ये हुआ। मेरा मानना है कि मानव यहाँ पे कई बार आया, कई बार खत्म हुआ, और ये जो युगों का संबंध है, सतयुग, कलयुग, त्रेता, ये इसमें आदमी पूरी तरह से समाप्त नहीं होते, सिर्फ एरा चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं जगह डिस्क्लोज नहीं करूंगा, रामायण से जुड़े हुए एक पात्र की सगी पीढ़ी, मैं उनसे मिलने वाला हूं। अच्छा। रामायण से जुड़े हुए एक पात्र की कई पीढ़ियां, जिनको अपना सब याद था, उन्होंने किस तरह से बचाए रखा, उन वो, लेकिन वही आखिरी है, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगी। पूरी घटना उनको वास्तविक मालूम है तब क्या हुई थी, उनके दादा ने, उनके दादा ने, उनके दादा ने बताई। तो जैसे ज्यादातर लोगों का ये मानना है, अनिल शोक का,
मानते हैं कि 12,000 साल पुरानी घटना है। और उसके बाद एक दूसरे लोग हैं आर्या करके, उनका मानना है कि कुछ अलग है। लेकिन मैं ना इनका मान रहा हूँ ना उनका मान रहा हूँ, इन डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ब्रैकेटाइज कर रहा हूँ, दोनों हो सकते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना रामायण को लेके है कि रामायण एक बहुत पुरानी घटना है। ठीक है। उससे संबंधित साक्ष्य कुछ भी हम नहीं देख पा रहे हैं। मुझे बड़ी हंसी की बात आती है कि लोग अभी तक राम सेतु कह रहे थे। ये लंका जो है, करंट लंका का जो श्रीलंका है, उस लंका से कोई संबंध नहीं। अच्छा। ये वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है और बड़ा अच्छा लगता है कि लोग शोध कर रहे हैं। मैं एक कोई मैम है IIM अहमदाबाद से, उन्होंने बड़ा अच्छा, उनका भी शोध है। एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है दुबले पतले से, किसी पॉडकास्ट में सुना था। इसके अलावा मेरे परिचय में सप्तोलॉजी के अमेरिका में है आदि सत्संगी जी। तो ये सब ओरिजिनल रामायण में कितने, जैसे 6,000 किलोमीटर में फैली हुई थी रामायण, 6,000 किलोमीटर स्क्वायर फीट, सोचिए कितना बड़ा, पूरा भारत से ज्यादा। तो ये शोध हुआ है। लेकिन मेरे नाना बताया करते थे ये सब तो, ये जो ओक हैं उनके फादर, जो आज ताजमहल पिक्चर बन रही है, ताजमहल पे जो केस हुआ, केस करने वाले में भी को मैं जानता हूं। तो ये सारी चीजें जो घटी हैं, ये मेरे नाना मुझको 35 साल पहले, वो ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे, 35 साल पहले उन्होंने इस तरह की किताबें ओक साहब की पढ़ी थी। तो उन्होंने 3 सबूत मुझे याद है, 2 तो मुझे याद है कि 4 दांत के हाथी हुआ करते थे। हाथी आप 2 दांत के ही देखे होंगे। तो उसमें जो आर्कियोलॉजी में है, वो ज्यादातर का ये कहना है कि वो लाखों वर्ष पहले थे 4 दांत के हाथी। तो कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों को ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि शायद 4 दांत के हाथी 15,000 साल के पहले एक आध ऐसा पाया गया। ध्रुवों, जो उत्तरी ध्रुव है, वो जो टिल्ट होता है 25 डिग्री या जो भी, वो टिल्टेड था। ठीक है। तो उस हिसाब से लाख साल लगते हैं। पूरी की पूरी सभ्यता थी, जबरदस्त, एक बहुत, मतलब मैं कह सकता हूं कि जैसे आज की स्थिति जो हम आज युग में जी रहे हैं, उनसे बड़ी अयोध्या के समय की सभ्यता थी। मैंने पूरी रामायण में बहुत चीजें खोजी हैं। अयोध्या में कैसे नगर थे, किस तरह के स्वर्ण मतलब रहते थे, भगवान राम ने संगीत भी सीखा, ये सब भी सिखाया जाता था, ये सारी चीजें हैं। तो सभ्यताएं आई और गईं, आई से जाए, उसके बाद हिमयुग आ गया, पूरा खत्म। फिर मानव आया, फिर बढ़ा, फिर नियंडरथल की तरह विकास करता गया। तो जो हम करंट में जो ये इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ते हैं, 2 डार्विन की और एक वो है, तो उन लोगों की थ्योरी हो सकता है सही हो, लेकिन वो आती गई, बनते गए, आते गए। जैसे एक थ्योरी है कि साइंस की अजीब थ्योरी है, मुझे मुझे अजीब लगता है कि कहते हैं कि एक मेटेओर गिरा और डायनासोर मर गए। आदमी से पहले डायनासोर को माना गया है, लेकिन डायनासोर के समय के ही बहुत सारे प्राणी अब उसी समय के खोजने पे मिलते हैं। वो कैसे जिंदा रह गए? दूसरी चीज, हमारे वेदों पर और चीजों पर एक बहुत बड़े विद्वान थे, मधुसूदन ओझा जी। तो ओझा जी को मैं पढ़ रहा हूँ इस समय, तो उन्होंने लिखा है कि 1-1 किलोमीटर के सर्प हुआ करते थे, ऐसे ऐसे, मतलब इतने बड़े बड़े, और जो अगस्त्य ऋषि ने समुंदर पी लिया था, वो सब सिद्धियां थी, है ना। तो उन सिद्धियों का बाकायदा वर्णन है कि ये कहाँ कहाँ थी। आने वाले समय में ये भी खोजने में मिल जाएगा कि वो सिद्धियां क्या थी। और शायद वेस्ट वर्ल्ड ने काफी कुछ, आज जो उन्होंने प्लेन बनाया, हमारे यहाँ तो पहले से ही भारद्वाज ऋषि का था, और ये था नहीं, ये पूरा वर्णित इतिहास है। रामायण में जब जाते हैं हनुमान जी, तो वहां पे हेलीपैड का जिक्र है, हवाई अड्डे का, मतलब एक नहीं कई विमान खड़े हैं। ये मैं
कहीं से सुन के नहीं, रामायण पढ़ के बता रहा हूँ। हम्म। तो जब वो लंका के तट पे उतरते हैं, अब वो उड़ के गए थे या तैर के, ये बाद में कभी रखेंगे। और लंका के तट पे जब पहुंचते हैं तो वो उनको सबसे पहले वही वायुयान ही दिखाई देता है। हम्म। और इसके बहुत पहले रामायण, भगवान राम के पूर्वजों में एक पूर्वज थे, वो वो दिखाते हैं कि जब ये गंगा की उत्पत्ति हुई, उसके पहले की कहानी है कि वो विमान से अपने जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ गाय मिली, कुछ तो विमान उमान ये सब सामान्य है। और मुझे लगता है इस पीढ़ी को ये सब पढ़ना चाहिए। और मुझे एक पॉजिटिव चीज दिखती है, पॉडकास्ट हो, यूट्यूब हो, उसमें एक पॉजिटिव चीज दिखती है कि लोग बढ़िया कलेक्ट करके चीजों को ला रहे हैं। सही बात। इसका एक पॉजिटिव पहलू होना चाहिए, ये नहीं कि पॉडकास्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग, देखिए निगेटिविटी में मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में सीधे सीधे है कि आप निगेटिव मत सोचिए। अगर आपकी फीड पर सिर्फ गाने आ रहे हैं, अश्लीलता आ रही है, तो सीधी सी बात है, एल्गोरिदम है ये कि आप वही देख रहे हैं। हम्म। और अगर आपकी फीड पर रिसर्चेज आ रही हैं, तो आप रिसर्चेज देख रहे हैं। तो मैं तो सब जानते ही हैं कि कृपया ये शिकायत मत करिए कि मेरे पे गंदगी आ रही है। इसका मतलब आप गंदगी में उलझे हुए हैं, तभी आपकी फीड में गंदगी आ रही है, वो देख रहे हैं। हम्म। मान लीजिए किसी की फीड पे पटाया और इस तरह के शायरों का बार बार आ रहा है, हम्म। तो वो आप सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम्म। या तो वो थोड़ी देर तक वेट कर रहे हैं, वो उसका एल्गोरिदम है जो मैं समझ चुका हूँ। हम्म। तो मेरे पे मेरे काम की जो चीजें, जैसे मैं मान लीजिए एडवर्टाइजिंग के बारे में सोच रहा हूँ, या स्पेस के बारे में सोच रहा हूँ, या मैनिफेस्टेशन के बारे में सोच रहा हूँ, तो बॉब प्रॉक्टर से लेके क्या क्या मैटर आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन दुख होता है कि कुछ लोग सिर्फ आलोचना ही करते हैं, लेकिन जो एक क्रक्स है, जो अच्छे ऑडियंस है, वो वहां से सीखते हैं। आज बताइए 10 महाविद्याओं का मतलब कितनी अच्छी तरीके से प्रचार हुआ है। हम्म। तो ये सब अच्छी चीजें हैं। बिल्कुल। तो एक बात और सुशील जी, अभी हमें ना ग्लोबल अफेयर्स पे बात कर रहे थे, हमने इंडियन पे भी की, तो आपको एक बात पता होगी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जितनी भी टैरिफ पॉलिसीज थी, उसके अंगेज में ना इंडिया डब्ल्यूटीओ में गया था, और उसका जो रिजल्ट है वो दिसंबर तक आने की संभावना है। तो आपको लगता है कि उस टाइम पे हमारी बिग विन की सिचुएशन हो सकती है? हम इतने, हमारी ग्रही स्थिति, अच्छा। प्लेनेटरी पोजिशन इतने अच्छे नहीं है नहीं कि है। हम्म। इसको थोड़ा सा डिटेल में आंसर दे सकते हैं? हाँ, हाँ। जैसे हमारी ग्रही प्लेनेटरी पोजिशन, हमारे देश की कुंडली इस तरह नहीं है कि हम अमेरिका के किसी भी कानून के खिलाफ जाएं डब्ल्यूटीओ में, या कहीं भी यूएन में जाएं, कहीं भी जाएं और हम जीत जाएं। थोड़ा सा हमारा, अब मैं भी इसी देश का हूं, लेकिन हमको तो सच बताना है ना। तो ये ऐसा नहीं दिखता। जैसे पहले राजा एक होता था सर्वतो चक्र, तो उसके हिसाब से जीत हार का बताते थे। तो जब राजा लोग जाते थे तो उन्हें मालूम होता था कि वो हार जाएंगे। तो ये है कि हमको प्रयास करना ही होगा, जितना तरीके से डिप्लोमेटिक, और सरकारें, हमारी सरकार और सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार सब कर रही हैं, लेकिन अभी हम थोड़ी कमजोर स्थिति में है। ठीक है। तो सुशील जी, आपने ना अभी न्यूज देखी होगी रिसेंट में कि अफगानिस्तान का एक एम्बेसडर हमारे इंडिया में आया, और यहाँ पे हमने उसका आदर सत्कार किया, और वो यहाँ पे ये कह के गया कि इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई है। और उसके बाद ही अगले दिन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे हमने वॉयलेंट क्लैशेस देखने को मिली, टीटीपी की और आपकी पाकिस्तान फोर्सेस के बीच में। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे ये जो पर्टिकुलर एरिया है गल्फ वाला, और ये जो कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया को, यहाँ पे और ज्यादा इश्यूज निकल के आएंगे, और इंडिया के लिए ये जो सेंट्रल रूट है वो बंद हो जाएगा? नहीं, सेंट्रल रूट बंद हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये एक हिस्सा मानता है अफगानिस्तान वाला जो कह रहे हैं, क्योंकि वो ड्रग्स का भी सेंटर है। हाँ। तो अफगानिस्तान हो, चाहे इधर ईरान और फिलिस्तीन हो, इजराइल हो, या पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, ये सब शामिल होंगे एक बड़े साजिश में। ये सब मतलब ये एक समय हमारे अगेंस्ट होंगे, ये हमको मान के चलना चाहिए। और ये भविष्यवाणी का जब हमने उदाहरण दिया था, उसके बाद बताइए टर्की अचानक से हमारे खिलाफ और युद्ध में शामिल था, है ना। तो ये हमारे लिए, मतलब हमको चौक चौबंद रहना चाहिए। और जो सूचनाएं आ रही हैं और कि सरकार इस पे काफी काम भी कर रही है,
मतलब मजबूती लाने में। बिल्कुल। और एक चीज आपने और देखी होगी अभी रिसेंट में कि सऊदी अरेबिया में और पाकिस्तान में एक है ना न्यूक्लियर डील हुई है कि अगर सऊदी अरेबिया पे कोई भी हमला करता है, ठीक है, तो सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर आर्म्स यूज कर सकते हैं पाकिस्तान की। तो आपको जो आप अभी आपने भविष्य मालिका की बात की उसमें तो ऑलरेडी ये चीज मेंशन्ड है कि इंडिया पे चाइना प्लस 30 मुस्लिम कंट्री मिलके अटैक करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे? धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। हाँ। पर बहुत टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। 28-29 तक ये सब घटना घट जाएगी। तो ये जो 3-4 साल है ज्यादा भारी होने वाले हैं। बिल्कुल भारी होने वाले हैं। तो इसका हर कोई भारी कहते हैं, तो क्या इससे रिजोल्व करने में कुछ है नहीं इसका पीछे? नहीं, रिजॉल्व देखिए, जो भविष्य में लिखा रचा बसा जा चुका है, उसको रिजॉल्व करने के लिए अगर रेमेडी से सही हो सकता है तो वो भी उसी कुंडली में होता है। अच्छा। लेकिन अभी एक ही लिखा जा चुका है, तो किसी देश के लिए क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा हम दिव्य शक्तियों को हम उनका मतलब उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हवन यज्ञ कर सकते हैं, और गुप्त साधनाएं कर सकते हैं। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है सुशील जी कि आने वाला टाइम या भविष्य हम कह सकते हैं भारत के लिए कैसा होगा? मैं इसे कह सकता हूँ कि अभी एक हम सेंसिटिव फेज में चल रहे हैं, अच्छा। क्योंकि पॉलिटिकल तौर पर भी, पॉलिटिकली आप देखें तो सरकार या भाजपा के अंदर बड़ा टसल थोड़ा सा है। तो फिर मजबूती की बात करें तो पूर्ण बहुमत की सरकार भी हम नहीं है, तो थोड़ा सेंसिटिव तो है। पर हाँ, कोई बहुत बड़ी मुसीबत इन 2 महीनों में तो नहीं आएगी। नहीं आएगी। ठीक है। तो आपको क्या लगता है आने वाले 2 महीनों में क्या बॉलीवुड में किसी सेलिब्रिटी का कोई अफेयर या तलाक देखने को मिल सकता है? नहीं, बॉलीवुड का तलाक तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन नवंबर, मिड नवंबर से मिड दिसंबर में किसी फिल्म की वजह से, किसी घटना की वजह से बॉलीवुड बहुत चर्चा में रहेगा। मतलब गॉसिप, वो अचानक से चर्चा में आएगा। और बॉलीवुड में जो आपस में एक दूसरे पर तंत्र कर रहे हैं, ये सब चीजें अब बाहर, मतलब खुले तौर पर बाहर आएगी। जैसे मैं किसी का नाम नहीं लिया, मुझको सब मालूम है कौन किस पे क्या कर रहा है। लोग अपनी अपनी मतलब बातों को हमसे शेयर भी किए, तो मैं तो सवाल ही नहीं उठता, शेयर करना ये गलत है और अनैतिकता के विरुद्ध है। लेकिन ये अपने आप बाहर आएंगी। तो फिर आने वाले जो ये 2 महीने हैं इसमें आपको क्या लगता है सुशील जी कि शाहरुख खान, जितने भी खान्स हैं, या अक्षय कुमार, इनके लिए कैसा समय रह सकता है ये लास्ट के 2? नहीं, शाहरुख खान के लिए तो अच्छा ही है। अच्छा। शाहरुख खान की जो कुंडली है, हाँ। वो एक मतलब एक जबरदस्त कुंडली है। अच्छा। शाहरुख खान की कुंडली, मैंने उन पर कुछ एक भविष्यवाणियां की हैं, उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा उन पर, उनके परिवार के ऊपर। लेकिन अगर इंडिविजुअली प्रगति की बात करें, इंडिविजुअली आगे बढ़ने की बात करें, तो शाहरुख खान का अभी मतलब चढ़ाव ही है। चढ़ाव। और सलमान खान का जो मतलब बीच बीच में जो नेगेटिविटी आती रहती है, जैसे उनकी जब मैंने भविष्यवाणी की थी गलत उनके बारे में, कि मतलब गलत क्या, उनके बारे में नेगेटिव भविष्यवाणी करी थी, तो उसके बाद से 3 खबरें आई। 2 खबरें आई उनके, उन्होंने 2 बार एडमिट किया मुझे ये बीमारी है, और तीसरी खबर आई कि उन्होंने अपनी वसीयत बना दी है, विल बना दी। तो कोई आदमी विल क्यों बनाता है, आप बताइए, उसे कुछ तो मालूम होगा। बिल्कुल। तो इनका ये है कि ये खान में और आमिर खान का एज इट इज है। अच्छा, ठीक है। तो सुशील जी, जिस हिसाब से अभी हम देख रहे हैं कि साउथ की फिल्मों का ना डोमिनेंस बढ़ गया है बॉलीवुड में, तो आपको क्या लगता है कि आने वाला टाइम बॉलीवुड के लिए अच्छा है या डाउन चला जाएगा? नहीं, देखिए, बॉलीवुड के लिए समय तो, अगर एज ए थिएटर की बात करें तो वो तो नुकसानदेह है ही है, और उसमें साउथ भी पिसेगा, क्योंकि ओटीटी, मैंने बोल ही चुका हूं मैं कि ओटीटी का प्रभाव बढ़ने से ही फिल्मों पे असर पड़ रहा है। दूसरा एक चीज लोग नहीं समझ पाते, कि राहु के कारण
फिल्म इंडस्ट्री और केतु पायरेसी का भी कारण है। बिल्कुल। तो लोगों के पास, मुझे समझ में नहीं आता, हर दूसरे आदमी के पास तो ऐप है, कोई ना कोई, यार पता नहीं कैसे लोग पिक्चरें देखते हैं उसमें, और कैसे वो अलाउड है और फिल्म इंडस्ट्री वाले उसको बैन क्यों नहीं कर सकते। दूसरा, आने वाला समय इंडियन बॉलीवुड के लिए ये अब मैं ये कह सकता हूँ, जिसको मिथ नहीं बोला जाता, मतलब धर्म ग्रंथों से संबंधित और एक्शन ओरिएंटेड फिल्में बनेंगी। एक्शन का ज्यादा हिसाब किताब रहेगा, तो जो एक्शन वाले एक्टर्स हैं आने वाले समय में वो बढ़ेंगे। अच्छा। तो सिनेमा का एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा उस तरह का जाएगा। एक जमाने में जो एक्शन फिल्में बना करती थी वो नए रूप में लेके नए कलेवर के साथ आएंगी, और बाकी तो सब चलता ही रहेगा। ठीक है। तो सुशील जी, इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करने से पहले आप अगले 2 महीनों के लिए हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देता हूँ कि जैसे आदमी को खुश रहने के लिए, आदमी को सुखी रहने के लिए उसके पास धन होना चाहिए और जीवन अच्छी तरीके से गुजरे। तो धन के लिए मैंने पहले भी बताया है कि आप अपने साउथ ईस्ट कोने को ध्यान रखिए। साउथ ईस्ट कोने में लक्ष्मी जी को की फोटो लगाइए, जो कि माँ कमला के रूप में है। हालांकि उसकी हमने एक मतलब यूनिक पेंटिंग बनवाई है। अच्छा। हाँ, वो एक बहुत बड़ा उसमें रिसर्च करके बनाया है। और एक श्री यंत्र जो कि त्रिपुर सुंदरी, दोनों को आप मतलब साउथ ईस्ट कोने में रख के उनको प्रसाद चढ़ाइए, मिश्री चढ़ाइए, और ये जो किशमिश होती है और उनके मंत्र। तो सुशील जी, एक श्री यंत्र ना आपने भी बनाया था, और एक मेरे पास है ना, एक बंदा आया था, उसने मेरे को बताया कि उसको ना बड़ा फायदा हुआ उससे। तो अगर कोई आपसे वो श्री यंत्र खरीदना चाहता है तो वो कैसे खरीद सकता है, आप मेरे ऑडियंस को बताएंगे? देखिए, मैं तो मतलब सर्विसेज ही देता रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मेरी रेमेडीज में 3 रेमेडीज मतलब ज्यादातर रहती है। एक तो श्रीयंत्र, ठीक है। तो मैंने उसको शुरू कर दिया। मैं एक मतलब टाई अप से मैं उपलब्ध करा देता हूँ कि ओरिजिनल जाए, चूंकि वो लोग ठीक है। दूसरा, मैंने बहुत मेहनत से राम दरबार और ये जो लक्ष्मी जी मतलब माँ कमला देवी, इनका ओरिजिनल पूरी रिसर्च के साथ पेंटिंग और कई लाख खर्च किए, तो वो उपलब्ध है हमारे यहाँ। आराम दरबार अभी हमने उसको वेबसाइट पे अपनी नहीं डाला, astrosushil.com पे, पर लक्ष्मी जी कमला जी भी मौजूद हैं, श्री यंत्र भी। ठीक है। तो दोस्तों, देखा, आज सुशील जी ने बड़ी अच्छी बात की कि सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप खुश रहें, आगे बढ़े, पैसे कमाएं। और हमने सुशील जी से जाना कि अगले 2 महीने कैसे रहने वाले हैं। तो ये कंक्लूजन निकल के आता है कि आप स्टॉक मार्केट से बचिए, अपना कैश अपने पास रखिए और आगे बढ़ते रहिए, अच्छे कर्म करिए। और आपके जो भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में डालना, ताकि हम सुशील जी से उसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में बात कर सकें। और अगर आपको आज का जो ये पॉडकास्ट है अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये पॉडकास्ट अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। थैंक यू सो मच।